यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दयाशंकर मिश्र जी से। उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरे पहले जो 5 वक्ता है वो काफी बड़े वक्ता है। शायद मैं उतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन चिकित्सक जरूर हूँ, और चिकित्सक के नाते मुझे लोगों से संवाद करना पसंद भी है और वहां की जरूरत भी है। तो इसलिए आयोजकों ने मुझे आप सब लोगों से संवाद करने के लिए का जो मौका दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। हम यहाँ पर आज जो एकत्रित आए हैं वह हमारे स्वास्थ्य के विषय में बात करने के लिए आए हैं। हम सब लोग यहाँ पर उच्चाधिकारी हैं, सचिवालय में काम करते हैं, एक केंद्र में काम करते हैं जहाँ से हम व्यवस्थित रूप से लोगों की सेवा कर सके। अब ऐसे समय पर जितनी भी चिंताएं, जितने भी चैलेंजेस, जितने भी प्रश्नों का सामना हमें करना पड़ता है, उसका परिणाम जो है वो हमारे जीवन शैली पर, हमारे दैनंदिन जीवन पर जरूर होता है। और इन सब चीजों के बावजूद भी हम हमारा स्वास्थ्य कैसा अच्छा रखे और हमारी कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएं या कायम रखें, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और इसमें कुछ जो मेरे अनुभव है, कुछ जो जानकारी है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसलिए इसका जो हेडिंग है वो आयुर्वेद का साथ, स्वास्थ्य हमारे हाथ, इस प्रकार का है। अभी इसमें 2 शब्दों का प्रयोग हम लोग हमेशा देखते हैं, एक जीवन शैली और दूसरा स्वस्थ वृत्त। अब ये जीवन शैली शब्द तो आपके परिचय का होगा, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल इस शब्द से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्वस्थ वृत्त ये शब्द शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। स्वस्थ वृत्त ये आयुर्वेद का शब्द है, आयुर्वेद से आता है। अब जीवन शैली और स्वस्थ वृत्त में क्या है फर्क है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ये स्वस्थ वृत्त जो शब्द है वह वृत्त शब्द यहाँ व्यवहार करना इस दृष्टि से उपयोग में लाया जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी में हम जिसको हेल्थी बिहेवियर बोलते हैं, उसका ये संस्कृत शब्द है, मूल आयुर्वेद में से है। स्वस्थ वृत्त यहाँ वो शब्द है। दूसरा शब्द हम लोग देख रहे हैं जीवन शैली। वैसे लगता तो ये हमारा शब्द है, लेकिन हमारा है नहीं। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड एडलर, ऑस्ट्रेलियन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और 1921 में उन्होंने लाइफस्टाइल इस शब्द का पहला प्रयोग किया। अब तब से ये चलता आया, और लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, यहाँ उसको कॉइन होते होते 40 साल लगे, और पहले साइंटिफिकली इस शब्द का प्रयोग लाइफस्टाइल को जीवन से, हमारे जीने की पद्धति से जोड़ने का 1961 से प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मूलतः हमारा शब्द नहीं है। हमारा मूल शब्द जो है आयुर्वेद का, हमारे आयुर्वेद का, वह स्वस्थ वृत्त है। तो ये लाइफस्टाइल इस शब्द का भाषांतर है। ये हमने समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आगे की जो है वो जुड़ी हुई है। अब ये जीवन शैली कहते किसको है, मैं स्वस्थ वृत्ति की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन जीवन शैली कहते हैं हमारा जो खान पान है, हमारे विचार करने की पद्धत है, हमारा व्यवहार है, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस है, हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा पहनावा है, हमारे कपड़े हैं, और हमारी जीवन दृष्टि जो है, यह मिलकर जिसको कहते हैं उसे जीवन शैली कहते हैं। उसका अंतर्भाव इसमें आता है। अब WHO ने भी इस लाइफस्टाइल शब्दों को मान लिया है, और उन्होंने उसके 8 पक्ष बताए हैं, और वह 8 पक्ष भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। एक है भावनिक, दूसरा है पर्यावरणीय, तीसरा है आर्थिक, अभी उसके बारे में आप लोगों ने सुना, चौथा है बौद्धिक, पांचवा है व्यावसायिक, छठवां है शारीरिक, सातवां सामाजिक, और आठवां आत्मिक। तो इस प्रकार से जो 8 पक्ष है वो ये जीवन शैली की
पक्ष है, ऐसा WHO मान रहा है, उसके डेफिनेशन में ये चीज आई नहीं है। तो ये जो हमारी जीवन शैली चलते आ रही है, हमने किस किस चीजों का विचार करना चाहिए, इसका संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जीवन शैली के साथ में बहुत सारे अन्य शब्द भी जुड़ते आए हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये एक्टिव लाइफस्टाइल, क्रियाशील जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल जो हम सब लोग वापरते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली, एक सोलो लाइफस्टाइल भी रहती है, एकल जीवन पद्धति, वो अकेला जीना चाहता है, वो समाज के साथ नहीं जाना चाहता। अब हमारे इसमें इस प्रकार की जीवन शैली शायद साधु सन्यासी वगैरह करते होंगे, पहले भी करते होंगे, आज भी करते हैं। एकांतवासी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उसको आज की भाषा में सोलो लाइफस्टाइल कहते हैं। ग्रामीण जीवन शैली के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अर्बन लाइफस्टाइल जो है, शहरी जीवन शैली है, वो तो हम जीते हैं, लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं तो हम उसी प्रकार की जीवन शैली जीते हैं। एक नोमैडिक लाइफस्टाइल भी है, जो घुमक्कड़ रहते हैं लोग, वो एक जगह रुकना नहीं चाहते, वो बदलाव चाहते हैं। सामान्यतः आदमी क्या चाहता है, वो स्थिरता चाहता है, वो संरक्षण चाहता है। ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, वो ये दोनों इसके विरोध में रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मैं जगह बदलूं। आप भी कई लोगों को देखते होंगे कि उनको एक जगह 5 साल हो गए कि उनको वो बदल देते, जॉब बदल देते। ये जो अभी नए बच्चे जो है ना, ये सब बदलने वाले, उसमें से जो बार बार बदलते हैं, ये इस नोमैडिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बोहेमियन लाइफस्टाइल है, जो कलात्मक चीज या आध्यात्मिक चीज को या इस प्रकार की जीवन शैली को करना चाहते हैं। एक डिजिटल लाइफस्टाइल भी है, आभासी है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती है, वो किसी को मिलने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से अब ये जो केमिकल लाइफस्टाइल है, ये मेरा शब्द है, ये मूल कुछ है नहीं। इसका कारण ऐसा है कि आज हम देखेंगे, यदि हमारे जीवन की तरफ देखेंगे, तो हमारे जीवन का इतना ज्यादा केमिकलाइजेशन हुआ है कि सुबह उठ के जो टूथपेस्ट हम मुंह में डालते हैं, वह भी केमिकल है। हम लोग वहां से शुरुआत होती है हमारी केमिकलाइजेशन। हम लोग जो बालों को तेल लगाते हैं, उसको कभी बास नहीं आता, क्योंकि कुछ तो भी डला हुआ रहता है। कोकोनट ऑयल आप रखिए, जो ओरिजिनल कोकोनट ऑयल है, 8 दिन में उसको बास आना लगता है। आपके पास जो है उसको कभी गंध नहीं आता, खराब नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जिस प्रकार से केमिकलाइजेशन हुआ है, ये भी हमारी एक जीवन शैली का परिणाम या जो भी होगा, ये हम लोग देखते हैं उसको। अभी ये स्वस्थ वृत्त जो शब्द मैंने बताया, उसका प्रयोजन सुश्रुताचार्य ने बताया है। वो कहता है कि उत्थायोत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छता धीमता यदनुष्ठेयम तत्सर्वम संप्रवक्ष्यते। इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि आज सुबह मैं उठा, तब से कल सुबह मैं जब उठूंगा, उस समय तक मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए जो करना है, वो सबका अंतर्भाव ये स्वस्थ वृत्त में होता है। इसलिए ये वृत्त शब्द ये स्टाइल नहीं है, ये बिहेवियर है। तो इसलिए मैंने बताया कि हेल्थी बिहेवियर, ये वर्ड हेल्थी लाइफस्टाइल से कहीं भिन्न है, क्योंकि विचार करने की पद्धति थोड़ी सी अलग है हमारे भारतीयों की। अब स्वस्थ वृत्त के 2 प्रकार हैं। अब इसमें भी और एक विशेष में शब्द बता देना चाहता हूं कि सततम, ये शब्द इसमें का महत्वपूर्ण है। सततम यानी बार बार करना। उसी को आप सब जानते हैं, हम कोई भी चीज बार बार करते हैं तो वो सतत करते हैं। और हमारे यहाँ और एक शब्द है, वो है अभ्यास। अब ये अभ्यास शब्द जो है वो स्टडी शब्द उसका कन्वर्ट, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे यहाँ जो अभ्यास शब्द है उसका संस्कृत में उन्होंने उसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं भावाभ्यसनम अभ्यासशीलनम सतत क्रिया। जो क्रिया बार बार की जाती है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसको हम संगीत की भाषा में रियाज कहते हैं। वही चीजें वो बार बार करते रहता है। तो ये सतत करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज किया। इसलिए मैं इसका संदर्भ इसलिए देना चाहता हूँ कि अभी जो एक्सरसाइज का पैटर्न चल रहा है, तो ये बताया जाता है कि आप हफ्ते में 3 दिन करो, ठीक चल जाएगा, आपकी इतनी कैलोरी बर्न होगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, या 4 दिन कर लो। ये कोई नहीं कहता 7 दिन करो, ये आयुर्वेद कहता है। वो बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए आप जो भी करो रोज करो। ये 3 दिन 5 दिन वाला फंडा आयुर्वेद में है नहीं।
अभी जो बात चलती, मैं उसको नकारता नहीं या वो गलत है ऐसा भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ आयुर्वेद में क्या कहा है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य यानी क्या है, इसकी जो हमारी व्याख्या चलती है वह है, उसका श्लोक है, समदोषः समाग्निश्च समधात्मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसा बोला है। अब आयुर्वेद ये त्रिदोषों पर आधारित है, वात पित्त कफ वगैरह, तो इसके अंतर्गत अब उसके भी प्रकार है। जैसे वायु के 5 प्रकार कहे गए हैं, प्राण व्यान उदान समान अपान, और आगे हम योग शास्त्र में जब जाते हैं तो उसके 10 प्रकार बताए हैं, वो धनंजय पुरंजय वगैरह वो बाकी सब चीजें आती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो दोषों का जो वर्णन है वो बेसिकली हमारे शरीर में जो जितनी भी फिजियोलॉजी है उसके अंदर, स्ट्रक्चर जितना भी है वह वो धातुओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि 7 धातु माने गए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जितने भी टिश्यूज कहते हैं आज की भाषा में, वो सब ये 7 धातुओं के अंतर्गत माने जा सकते हैं। अब इसमें है अग्नि। अग्नि को हम लोग जाठर अग्नि तो जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये सभी धातुओं की अग्नि होती है। अब इसका मतलब हमारे जितने भी शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसका अंतर्भाव ये अग्नि में भी होता है। अब ये कैसे होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो दोष भी सम होना चाहिए, अग्नि भी सम होना चाहिए, धातु भी सम होना चाहिए, मल क्रिया भी सम होनी चाहिए। इसके साथ और क्या होना चाहिए, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, और हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वह भी प्रसन्न होनी चाहिए। अब ये स्वास्थ्य की व्याख्या होने के कारण कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग आयुर्वेद का फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं क्या। तो हम लोग, इसलिए हमको समस्या है कि ये जो नीचे के 3 हैं, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रिय, इसका सर्टिफिकेशन आज के तारीख में कठिन है। उसका स्केल बना रहे हैं हम लोग काम में लगे हुए हैं इसका, क्योंकि आजकल वो स्केल के आधार पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य का सर्टिफिकेशन है, जो कागज पर लिखे जाता है, ही इज फिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज, ये जो लिख के आता है डॉक्टरों से, वो यदि आयुर्वेद की परिभाषा में है तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा, ही इज फिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज बिकॉज प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन और प्रसन्न इंद्रिय। तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य की व्याख्या है, स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है, यह हमको ठीक ढंग से समझनी चाहिए, और उसका जो उसका जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है वो हमको समझना चाहिए। उसका क्या संबंध है वो मैं आगे के मुद्दे में आपको बताऊंगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य या हमारी जीवन शैली, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, उस पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं, ये हमको पहले समझना चाहिए। तो मैं जब इसका विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा का स्रोत जो है वह हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, ये लाइट। अब ये जब से हमारे जीवन में आया, हमारे सोने का समय 4 घंटे से आगे चला गया। इसका इतना ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर है, ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसका, कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1879 में बिजली का दिया पहले निकाला गया। हमारे देश में कब आया, ज्यादा साल नहीं लगे, 1899 में कलकत्ता में आ गया, कोलकाता में, और 1906 में बंगलोर में दिया जलने लगा। अभी देखो कितने साल हो गए, आप देखिए 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया इसको ये आते समय। अब इसका यह ऊर्जा जैसे आ गई, हमारे वाहनों का वेग बढ़ता गया। पहले तो हम घोड़े पे चलते थे, रथ पे चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे या पैदल जाते थे, वहां से हम लोग आ गए वेग पे, गति पे आ गए। अभी ये गति का हमारे शरीर पर क्या परिणाम हो रहा है, इसका अध्ययन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया है कि हम अभी सबसे अच्छा आज के तारीख में कंफर्टेबल वगैरह माना जाता है एयर ट्रैवल। लेकिन एयर ट्रैवल के जितने भी दुष्परिणाम है अभी डॉक्यूमेंटेड है, आप भी गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होते हैं। यूवी रेडिएशन कितना आता है हमारे पास में, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कितनी शिकायत आती है, उसमें एक किस्म का फियर या एंजाइटी डेवलप होती है, डिहाइड्रेशन होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अभी हम लोगों को जो फ्लाइट में जो आहार मिल रहा है वो तो वही मिल रहा है, वही
जो चीजें हैं वो हमको जो खाते हैं वो मिलती हैं। क्या इसको एड्रेस करने वाला कोई आहार हम ढूंढ सकते हैं आयुर्वेद में? इसके ऊपर अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका भी परिणाम है। तो बाकी स्कूटर और कार और ट्रेन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऊर्जा के स्रोत का हमारे शरीर पर परिणाम हुआ है या हमारे स्वास्थ्य पर परिणाम है। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, ये तो सब आप तो बिना मोबाइल के रह नहीं सकता कोई, वो शरीर का अंग हो गया। जैसे मुझे एक मित्र कहता था जो बार बार विदेश जाता था, तो बोले ये पासपोर्ट है, ये मुझे तो मेरे शरीर का अंग है वैसा रखना पड़ता है, मतलब मोबाइल का क्या? वो भी तो नहाने के लिए गया तो वो बाहर रखना, घंटी बजी इसका दिल वहां चला जाता है, नहाने से हट जाता है। तो ये जो हम कितना ये सब ऊर्जा के परिणाम है, ये सब ऊर्जा के परिणाम है। उसके साथ टेक्नोलॉजी यहाँ भी आती है, ये मैं जानता हूँ। उसके साथ में अभी क्या हुआ कि उसके कारण, ये सब सिस्टम के कारण हमारे पास जानकारी का प्रपात, यानी जिसको हम नायगरा बोल सकते हैं, जानकारी का प्रपात हमारे पास रहता है। हम चाहे चाहे न चाहे वो सब गिरते रहता है। अब इसके कारण हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है? तो पहले जो चीज विवेकादृष्टि थी, विजडम पर आधारित थी, वह अभी जानकारी के आधार पर हो गई। हमारे जीवन ही जानकारी के आधार पर। अभी कैसा हुआ है कि जब मेरी दादी माँ थी, तब मैं कहीं खाना खाने जाता था तो वो पहले बोलती थी कि तू ये फलानी चीज मत खा। मैं पूछता था क्यों, तो बोले ये देवपुजारी के घर में किसी को भाती नहीं। अब ये विजडम हो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी को भी देखा है, जन्म दिया है, उन्होंने मेरे दादाजी के साथ भी रही है वो, और उनके पिताजी के साथ भी रही है। तो उनको ये मालूम है कि देवपुजारी कुल में ये चीज चलती थी। वो मेरे को पहले ही बोलती थी कि वो केला मत खा, किसी को नहीं चलता। अब ये जो है, ये क्या एक्सपेरिमेंट पर आधारित है? ये क्या पूछा जाता है आजकल, एनी एलर्जन? तो एनी एलर्जन मेरे दादी को मालूम रहता। वो आज मैं एनी एलर्जन ढूंढता हूँ कि मेरे डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या, कुछ लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन पे, इस दवाई की एलर्जी है, इस चीज की एलर्जी है। इसलिए ये जो हमारा विजडम से हम लोग जानकारी पर आ गए, ये इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज, क्योंकि जानकारी बदलते रहती है, रिसर्च बदलते रहता है। और मैं आधुनिक संशोधन की, मुझे जो एक विशेषता, क्योंकि मैं भी संशोधन करता हूँ, एक न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ 22 साल से, और मेरे भी वो i10 इंडेक्स और साइटेशन और वो सब आप गूगल स्कॉलर में सर्च करोगे, मेरा नाम तो मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो चीज समझ में आई, वो देखने का दृष्टिकोण है, वो गलत कुछ नहीं है उसमें, कि यदि मॉडर्न साइंस में कोई चीज नहीं आती है तो पुराना मूर्खता ऐसे नहीं बोलते। अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल का हुआ है, बड़ी कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उन्होंने तो वो कोलेस्ट्रॉल शब्द किसी भी खान पान के डब्बे पे लिखना ही बंद कर दिया। उनका कहना ऐसा है कि ये इररिलेवेंट है। वो वहाँ के डॉक्टरों का स्टेटमेंट है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आज तक दुनिया में किसी को हार्ट अटैक नहीं है, फिर 50 साल तक हमको गोलियां क्यों खिलाई। तो ये जो जानकारी आ रही 50 साल बाद में, वो एडवांसमेंट है, वो रिसर्च है। पुराना क्यों किया, ये कोई पूछने की पद्धति आधुनिक विज्ञान में नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि जैसे जैसे ये बदलते जाता है, वैसे वैसे चीजें बदलते जाती है। तो ये जानकारी जो आ रही है हमारे साथ, उसका आधार एक्सपेरिमेंटेशन है, ऐसा हम मानते हैं, और उसके निष्कर्ष यदि बदलते गए, उसके जो कंक्लूजन है यदि बदलते गए, तो वो जानकारी भी बदलती है। तो इसलिए ये जो हमारी निर्णय प्रक्रिया में जो बदलाव आया है, उसको भी हमको, स्वास्थ्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी हमको समझना चाहिए। अभी हमारा जो युग है वो स्पर्धा का युग है, यानी हमारी स्पर्धा शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारे बच्चों की तो आएगी। अब स्पर्धा के युग में होता क्या है कि अचीवमेंट पे आधारित सभी, कि आपने क्या अचीव किया, इसको देखा जाता है। सभी आपने ये कितने मार्क मिला है, क्या ये परीक्षा पास की, क्या ये अचीवमेंट, खेल में सब जगह अचीवमेंट है। अब मैं जब था, मुझे ये पढ़ाया गया मेरे दादी ने, मेरे दादा ने, मेरे माता पिता ने, कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उस समय आपकी कीर्ति रहनी चाहिए, हमारा नाम रहना चाहिए।
अच्छे नाम के लिए तू काम कर, तू पैसा बना, तू NCISM का चेयरमैन हो, इसके लिए मुझे कभी नहीं कहा। तो ये जीवन की तरफ देख, फिर बोलते हैं हम लोग रैट रेस है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, फिर उसका स्वास्थ्य पर परिणाम, फिर उसके कारण डिप्रेशन, ये सब जो चीजें नई पीढ़ी में हमको देखने को मिलती हैं, इसके कारण जीवन का जो नजरिया है हमारा वो बदलते गया है। मैं इसी संबंध में उसका आगे संदर्भ आएगा, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मृत्यु की तरफ देखने का भी हमारा नजरिया इसके कारण बदल गया। पहले जब मृत्यु होती थी, कोई व्यक्ति वृद्ध होता था तो वो बोलते थे कि उसका इस यहाँ का जीवन का कार्य समाप्त हो गया, ये हमारे शब्द रहते थे। अभी हम जब हमारे माताजी पिताजी को या और किसी बुजुर्ग को या किसी को एडमिट करते हैं तो हम ये अपेक्षा करके आते हैं कि ये 90 साल का है, फिर भी ये जिंदा वापस आना है। ये हमको मालूम है। यानी मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि वो यक्ष प्रश्न है इसमें महाभारत, उसमें युधिष्ठिर को पूछा गया है कि दुनिया में काफी सारे 120 प्रश्न हैं, एक प्रश्न ये भी है कि दुनिया में सबसे आश्चर्य करने वाली बात कौन सी है। तो युधिष्ठिर जी उसको उत्तर देते हैं कि भाई सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबको मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन सब जीते ऐसे हैं कि मैं अमर हूं। अब ये देखने का नजरिया है, ये देखने का नजरिया है। तो यानी सिर्फ जीवन की तरफ देखने की हमारी दृष्टि नहीं बदली, इसके कारण मृत्यु की तरफ भी देखने की जो दृष्टि है वो हमारी बदलती गई है। मैं ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहा था, इसलिए इसका जो परिणाम है वो हमने नकारना नहीं चाहिए, उसका परिणाम जो है वो हमको देखना चाहिए। अब इसका परिणाम कहाँ तक है, तो अभी ये है कि ये पीला लाइट अच्छा है कि नीला लाइट अच्छा है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो हमारे निद्रा पर होता है। इसलिए आजकल नाइट लैम्प जो है वो कभी नीले रंग के नहीं होते, क्योंकि नीले रंग में आपको कभी भी नींद ढंग से नहीं आती, क्योंकि उसका जो ब्रेन में का सेंटर है वो अफेक्ट होता है। ये रिसर्च है, वो आप देख लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारी स्टडी है। हम लोग अब इसका परिणाम कैसे होते जाता है हमारे जीवन पर, मैं उदाहरण देता हूँ। अभी आप सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग अभी नई जगह शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जगह निश्चित हो गई है, वहाँ का इंटीरियर चल रहा है। वहाँ का वो जो आर्किटेक्ट आया और मुझसे पूछने लगा, बोले चेयरमैन साहब आपको ये ऑफिस में आपके चेंबर में वर्चुअल स्काई चाहिए क्या? मैंने बोला भगवान ने दिया उतना ही काफी है, ये वर्चुअल स्काई क्या है? तो ये बोले ऐसा, वो लाइट की ऐसी अरेंजमेंट है कि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर आकाश है। अब वो भी वर्चुअल, अरे कुछ तो काम भगवान के लिए रहने दो। अब जितनी भी, अब वनस्पतियां तो मालूम है आपको, कितने प्रकार की झूठी वनस्पतियां सच दिखने वाली सब जगह दिखती हैं। जिनको धूप में रहना चाहिए वो छांव में रहते हैं, कभी सूखती नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ ये सब बदलाव है, ये ऊर्जा के कारण है। अभी इसका और क्या परिणाम हुआ, तो बीच में एक नेचर नाम का बहुत अच्छा साइंस जर्नल है, उसमें 2 साल पहले बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ये लाइट पर। उसका हेडिंग ये था, डार्क साइड ऑफ लाइट। और उन्होंने ये लाइट इजाद होने के बाद में, यानी सिर्फ मनुष्य शरीर पर नहीं, पोलिनेशन पर क्या असर हुआ, कीटकों की जो ब्रीडिंग है उसके ऊपर क्या असर हुआ, जो तालाब के आजू बाजू रात भर नीले लाइट लगे रहते हैं उसका उनके प्रजाति पर क्या परिणाम हुआ, मछलियों पर क्या परिणाम हुआ, इन सबका अध्ययन करके एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा। नाम उन्होंने उसको डार्क साइड ऑफ लाइट बताया है। तो लेकिन है तो सही, ये ऊर्जा का स्रोत है और उसके हमारे जीवन पर परिणाम है। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने वैसे भी बता दिया आपको, तंत्रज्ञान का तो इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका हमारे शरीर पर कि उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इसका जो अनुपालन है ये स्वास्थ्य का, वह आयुर्वेद के हिसाब से 3 भागों में विभाजित होता है। एक रहती है दिनचर्या, दूसरी रहती है रात्रिचर्या और तीसरी है ऋतुचर्या। यानी दिन भर में क्या करना चाहिए, रात्रि को क्या करना चाहिए, और ऋतु जब चेंज होता है उस समय क्या करना चाहिए, उसके सबके नियम लिखे हुए हैं। और मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय विचार परंपरा में और एक विशेषता है कि उसमें 2 चीजें हैं। कुछ चीजों का उन्होंने क्रॉस जनरलाइजेशन किया है जो सभी काल में लागू होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 12वीं सदी में वो लागू था, 16वीं सदी में बदलाव आया और 21वीं सदी में वो लागू ही नहीं होता, ऐसा नहीं है।
क्योंकि उनकी एक क्रॉस जनरलाइजेशन की पद्धति है, वो गणित पर आधारित है। और उसके उसके कई उदाहरण और कई एविडेंसेस मैंने ढूंढ के निकाले हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में एक देश नाम की एक कल्पना है, वो हम जिसको कंट्री बोलते हैं वैसा नहीं, वो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन। और जियो तो उन्होंने ग्रॉस जनरलाइजेशन किया है आनुक, जांगल और साधारण, और उसके जो लक्षण मिलते हैं, जो निसर्ग में मिलते हैं, उसका वर्णन कर दिया। अब मेरे सामने प्रश्न था कि ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ चरक संहिता से, जो कम से कम 2200 वर्ष पुरानी, तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो बड़े साइंटिस्ट है, रिमोट सेंसिंग के। मैं उनके साथ बैठा था, तो उनको मैंने पूछा कि ये जो वर्णन है इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं क्या? तो बोले मेरे को समझाओ। तो मैंने वो श्लोक जो है चरक संहिता से उनको समझाया। अब उन्होंने मेरे को बहुत सिंपल सी चीज की बताई कि ये बदल नहीं सकता, इसका कारण जमीन नहीं बदल सकती, जंगल कट सकते हैं लेकिन झाड़ के जो प्रकार है वो नहीं बदलेंगे, पानी का बहाव नहीं बदल सकेगा। ऐसे उसमें जो कंपोनेंट्स है वो सब बताए गए, और आखिरी में उसका मनुष्य शरीर पर होने वाला परिणाम बताया गया। मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये मेरे को ऊपर से दिखेगा सैटेलाइट से? उन्होंने मेरे को हफ्ते भर में महाराष्ट्र का, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैप दिखाया। जो वर्णन हम लोग या जो चीज हम लोग एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में मान के चलते हैं, ये देश के बारे में, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, वो आज भी सैटेलाइट से वैसी थी। उन्होंने वो तो फिल्टर वगैरह, वो तो एडवांस साइंस है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ जो चीजें रहती हैं वो क्रॉस जनरलाइजेशन की तरह रहती है, और कुछ जो चीजें रहती है वो बदलने वाली है। तो इसलिए हमारे इसमें शब्द वापरा जाता है शाश्वत है। वो कई बार वैद्य बोलते हैं कि वो शाश्वत है, बदलने की जरूरत नहीं, या इस पर रिसर्च भी होने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कहने वाले लोग। रिसर्च तो होना चाहिए, क्योंकि ये वैलिडेट मैंने जैसे देख लिया, तो कम से कम मेरी तो कल्पना स्पष्ट हो गई कि भाई आज के तारीख में महाराष्ट्र में जो दिखता है, जो मैं समझता हूँ आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, वैसा ही दिखता है। तो ये जो क्रॉस जनरलाइजेशन है उसके नियम बदलते नहीं, जो बदलने वाले नियम है वो भी उन्होंने बताए हैं। अभी मैं बात कर रहा था आपको दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये दिनचर्या में क्या क्या कहा गया है। सुबह उठना, ये मैंने बता दिया, ये लाइट आने के कारण 4 घंटे आगे, उसके कारण जो 8 बजे आदमी सोता था वो 12 बजे तक सोने लगा, उससे ज्यादा भी जागने लगा। और जो जल्दी सोने वाला आदमी है, जो पहले 7 बजे तक सो जाता था, वो अभी 9 बजे सोता है, तो बोलते बहुत जल्दी सो गया। अभी उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद में कहा है कि जीर्णा जीर्ण निरूपयन, ये पहला शब्द है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन। इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में कि वो उठने के बाद वो कहता है कि पहले आप के पेट से पूछो कि कल खाया हुआ पचा है कि नहीं, जीर्ण है या अजीर्ण है, इसका निरूपण करो, एनालाइज कीजिए कि हमारा पाचन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, फिर आगे की देखी जाएगी। अब आज स्थिति है कि उठते बराबर हम दौड़ने लगते हैं, हम कभी हमारे पेट से पूछते नहीं कि बाबा तू ठीक है कि नहीं है। मेरा तो कहना ऐसा है कि जैसे ये प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये तो हम जब पूछेंगे कि भाई आंखें तुम ठीक हो क्या, ठीक से दिख रहा है, या चश्मा लग गया ठीक है, चश्मा तो, ये हम कभी पूछते नहीं, ये हम अज्यूम करते जाते हैं इसको तो ठीक ही लगा। हमारे कान को कभी हम पूछते नहीं, हमारी जीवा को हम कभी पूछते नहीं कि भाई अभी ये जो स्वाद आ रहा है वो ठीक है कि नहीं है। हमारे हाथ पांव को हम कभी पूछते नहीं कि भाई तेरे को ये काम से तू ज्यादा तो मेहनत नहीं कर रहा है, आगे उसके सौरभूत में उसके आधार पर नियम बताए गए, तो हम हमारे शरीर से कभी बात ही नहीं करते, हमारे सिस्टम से कभी बात ही नहीं करते। और फिर बोलते हैं कि मैं प्राणायाम शुरू किया तो मुझे बहुत फ्रेश लगा। अरे भाई आप पहले पूछते कि भाई मुझे फ्रेश लग रहा है कि नहीं, तो वो शरीर तुरंत आपको बता देता नहीं यार फ्रेश नहीं लग रहा, फिर इतने साल क्यों लगते? तो इसलिए हमारे शरीर से संवाद करने की शुरुआत ये उठते बराबर होनी चाहिए। अब धर्मशास्त्र में भी बताया है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। वो बोलते कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमुले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। फिर बोलते हैं समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। मैं पांव नीचे रख रहा हूँ हे भूमि, इसलिए पाद स्पर्श क्षमस्व में, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को पांव लगा रहा हूँ, तू
मेरी माता। अब ये सोच है। अब वैसे आयुर्वेद क्या कहता है? ये सब कुछ नहीं कहता। वो कहता है पहले अपने शरीर से बात करो, जीर्ण आजीर्ण निरूपण, खाया हुआ पचा कि नहीं। ये यदि आप रोज पूछने जाओगे तो अभी आपको कभी अपच नहीं होगा, क्योंकि वो बताते जाएगा आपको रोज। अरे भाई, अब फिर वो शाम को आपको बताएगा कि अरे पिछला ही नहीं हुआ था, अभी काय को खा रहा है। तो इसलिए खुद के शरीर से बात करने की एक जो प्रक्रिया है वो हमने हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उम्र बढ़ते जाती है, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरी भी उम्र है, कि हमारे मसल की ताकत जो है वो कम होती है। वो हम कभी पूछते ही नहीं, वो तो डॉक्टर बोलता है मसल की ताकत कम हो गई इसलिए लूज हो गया। हमने कभी पूछा है कब से कम हो गई, कब से कम हो गई? ये वो तो बीमार पड़ गए गए, फिर वो बता रहा है कि अभी ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो इसलिए इस चीज को हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये दिनचर्या में सबसे पहले हमारे शरीर से बात करना हमें सीखना चाहिए। फिर दंत धावन, सुबह उठ के वो मीठी वाली पेस्ट को आज हम डालते हैं। आयुर्वेद कहता है मीठे रस को इस्तेमाल तभी करो जब मुंह में छाले आए, अदरवाइज कसैला रस, थोड़ा बहुत तीखा, थोड़ा बहुत नमक। हमारे जितने भी पुराने दंतमंजन, नए नहीं, पुराने दंतमंजन है उनको याद करो। अब इनकी क्या विशेषता थी? इसमें जो खैर पड़ता था, इसमें जो आम की गुठली पड़ती थी, इसमें जो अन्य चीजें पड़ती थी, उसके कारण ये मसूड़ों की जो शक्ति है, मसूड़ की जो हेल्थ है, मसूड़े का जो स्वास्थ्य है, वो ठीक रहने में मदद होती थी। आज की भाषा में बताएंगे तो कुछ एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट था, कुछ वुंड हीलिंग इफेक्ट था, वगैरह बाकी सब। तो इसलिए ये दंत धावन, दांत घिसना, ये इसको भी हम लोगों ने समझना चाहिए। मैं जब छोटा था तब, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पब्लिक व्याख्यान है, लेकिन एक वो एडवर्टाइजमेंट चलती थी कि खुरदरे और दानेदार अंजन मसूरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वगैरह वगैरह बातें। अभी वही कंपनी ये बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब देखिए, इसलिए मैं जानकारी दूं, मुझे क्योंकि मैं बचपन में सो के उठता था, मुझे अभी भी वो एडवर्टाइजमेंट पूरी याद है। और ये भी देखिए, तो ये जिस प्रकार से बदलाव आता है, फिर हमने वो नमक को क्यों छोड़ दिया? खुरदरे दानेदार उसको छोड़ दिया, लेकिन जो बीच में बदलाव आया अभी इसको हम देखते जा रहे हैं। वैसे तीसरी चीज है गंडूस। गंडूस का मतलब मुंह में सुबह उठ के वो एक गार्गलिंग जिसको हम बोलते हैं, मुंह में घुमाना, वो तिल का तेल बताया गया है। किस लिए? उसके ऊपर एक परत बन जाती है, क्योंकि सुबह से खाना शुरू कर देते हैं हम लोग। आजकल तो चाय के साथ भी मटर से शुरुआत होती है, अंग्रेजों ने आदत लगा दी तो उसमें और कुछ जोड़ दिया। अब उसका स्वास्थ्य कैसे कायम रहेगा? तो ये गंडूस के कारण कायम रहेगा। व्यायाम के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है, आप में से बहुत करते होंगे, लेकिन आयुर्वेद का नियम है कि अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। जितनी आपकी ताकत है उसके आधा। ऐसा ही भोजन के बारे में भी, वो तो आप सब लोग जानते होंगे कि पेट के 4 भाग करो, उसमें से आधा भाग जो है वो अनाज से भरो, यानी अन्न से भरो। बचे हुए 1/4 में जो आधा बचा हुआ जो आधा है उसमें 1/4 में पानी भरो, और जो बचा हुआ जो 1/4 है उसको खाली रखो हवा के। ये तो पुराने लोग कहते हैं। तो ये अर्धशक्ति जो है, ये अर्धशक्ति का अर्थ हमें समझना चाहिए। तो वही चीजें जो है वो आजकल नए लैंग्वेज में आते रहती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पसीना आ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, तो श्लोक है उसके, तो फिर आप रोक दीजिए, वो अर्धशक्ति हो गया, उससे ज्यादा मत कीजिए। उससे ज्यादा जो होता है उसको वो साहस कहते हैं, और साहस यानी सिर्फ करेज नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से साहस शब्द के अन्य भी अर्थ है कि हमारी शक्ति से बाहर की चीजें जितनी भी करती हैं उसको हम साहस कहते हैं। उसमें व्यायाम का भी साहस है, जिन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए बोला है। स्नान के तो इतने सारे प्रकार और इतने सारे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आयुर्वेद में एक हमारे ग्रंथ में चरक में एक श्लोक है स्नान के बारे में। उसमें स्नान की 8 प्रॉपर्टीज बताई। तो मैं ढूंढ रहा था कि इस पर भी किसी ने रिसर्च किया है, तो कोरियन और जापानीज ये लोग स्नान पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। आप भी वो कर सकते हैं कि शावर से क्या होता है, टब बाथ से क्या होता है। हमारे यहाँ पर भी नदी में नहाए तो क्या फर्क है, घर में नहाए तो क्या फर्क है। शावर तो आजकल हमारे भी घर में लग गए हैं, कई जगह हम लोग टब बाथ भी देख लेते हैं। नदी यानी वो बड़ा टब है, ये समझ लीजिए। तैरने से क्या फायदा होता है, वो
कितने बार नहाना चाहिए, उसके सब जो नियम है वो आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, वो सब वैलिड है। यानी ये 8 के 8 जो गुण बताए गए उसके ऊपर के रिसर्च पेपर मेरे को मिल गया आज की भाषा। तो इसलिए वो सिर्फ श्लोक नहीं है, वो भी उन्होंने भी कुछ किया होगा। आप रिसर्च करिए, अनुभव कीजिए, जो भी है। वस्त्र धारण कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी लिखा गया है। अभी मैं चूंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मेल इनफर्टिलिटी के कई केसेस में मुझे वो लड़के को बोलना पड़ता है कि यार ये जो 24 घंटे तू जीन पहन के सुबह उठ के जो जीन पहनता है तो दूसरे दिन ही निकालता है, ये गलत है। इसके जो दुष्परिणाम है, इसके जो मेडिकल जो, क्योंकि हमारा उष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग हैं, जीन्स की आप हिस्ट्री पे देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो बेसिकली कोयले के खदान में काम करने वाले व्यक्ति के लिए बनाए गए। वो कम फटते हैं, मोटे रहते हैं, वगैरह वगैरह। खदान में ठंडक रहती है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो वहां से हम लोगों के दैनंदिन जीवन में यदि आ गया है तो दुष्परिणाम की चर्चा तो करनी पड़ेगी हमको। तो हमारा वस्त्र प्रावरण कैसा रहना चाहिए, वो भी भोजन का समय, आज हम सभी हमारी जो प्रायोरिटीज है वो हमारे काम के लिए है। अब मेरे पास में इंजीनियरिंग कॉलेज के कई बच्चे आते थे हॉस्टल के, तो मैं उनको सबको वो बोलते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं सभी बच्चों के एक ही पूछता कि आपको यदि पेट नहीं रहता तो आप क्या करते? तो उसमें से एक बच्चा था, बोले मैं सर वो ये करता हूँ, सर्वे करता हूँ, मेरे हॉस्टल में बताता हूँ। 95% बच्चों ने ये बताया पेट नहीं होता ना तो हम लोग कुछ नहीं। अब ये भी सही नहीं है कि बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि आदमी खुराफाती है बहुत, उसको पेट नहीं भी रहता तो वो कुछ तो भी तो करते ही रहता है, सिर्फ पेट को छोड़कर। तो लेकिन बच्चों के सोचने का ढंग ये कि मेरे को ये सब चालू इसलिए पेट के लिए, पेट नहीं है तो कौन ये सब करेगा। तो इसलिए जो भोजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में भी उन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक श्लोक है, उन्होंने ये बताया है कि आहार संभव वस्तु यानी मनुष्य शरीर, रोगश्च आहार संभव, रोग भी आहार से बनता है। फिर फर्क कहाँ है? हिताहित विशेषाश्च विशेष सुख दुख। जो हितकर है तो शरीर के लिए, वो शरीर के निर्मित के लिए मदद करेगा, जो अहितकर है वो रोग की निर्मित करेगा। अब ये जो चीज है ये बोलना ठीक है, लेकिन ये समझना हमारे जीवन में भोजन के लिए इसका उपयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो मेडिकल सिस्टम है इसके बारे में यदि हम देखेंगे तो मुझे एक कहानी याद आती है। मैं यहाँ पर जो ये मेरा समय हो गया कि बताइए भाई, तो मेरे पास किस्से कहानियाँ बहुत है। तो मैं कहानी बताने जा रहा था। ये कोई राजा था और उसके पास एक वैद्य था, उसका राज वैद्य था। तो राजा बहुत बीमार था, उसने बहुत उसको पंचकर्मा ये वो करके दवाइयाँ वगैरह खिला के ठीक कर दिया। तो वो राजा बहुत खुश हो गया और उसने बोला उसको कि भाई आप तो बहुत बड़े अच्छे वैद्य हो, राजवैद्य तो ये ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़े, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। तो बोले आप वो तो ठीक है लेकिन मैं सबसे अच्छा वैद्य नहीं हूँ। बोले कौन है? तो बोले यानी इस देश का सबसे अच्छा वैद्य आप, ऐसा वो कहे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो मेरे से जो बड़े मेरे साथ हैं वो मेरे से अच्छे होते हैं। बोले वो कहाँ हैं? तो बोले वो यहाँ रहते हैं और ये जो इस प्रांत के जो गवर्नर हैं, प्रांताधिकारी, उनके वो वैद्य। हाँ बोले मैं जानता हूँ, वो प्रांताधिकारी ने मुझे बताया था उनके पास बहुत अच्छा है। उनकी क्या विशेषता है? तो बोले वो निदान बहुत जल्दी करते हैं और दवाइयाँ बहुत कम देते। तो ये बोला अच्छा ऐसा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और उनको फिर हम लोगों ने बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो वो फिर से बोलता है कि महाराज माफी चाहता हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, उससे हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो उससे बेहतर है। तो बोले वो कहाँ है? तो बोले हमारे गांव में प्रैक्टिस कर, छोटा सा दवाखाना है, वहाँ पर बैठ के जो लोग आते हैं उनको दवाई देते। तो उनकी क्या विशेषता है? तो बोले वो सब जल्दी निदान करते और थोड़ी दवाई देते, इतना ही नहीं, वो आगे बीमारी न हो इसके लिए आहार में क्या बदलाव करना चाहिए वो बताते हैं। बोलते तो बढ़िया बात है, तो फिर वो इधर क्यों नहीं आते? बोले यहाँ कौन प्रैक्टिस नहीं चलती, बोले ऐसे। तो वो वही है, गाँव में ही है, इसलिए वो वहाँ पर। तो बोले वो फिर सबसे बेस्ट, उनको बोला ये नहीं साहब, बोले वो भी सबसे बेस्ट नहीं है, वो तो हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब है वो सबसे बेस्ट है। तो वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं? तो बोले वो मुंडी नीचे झुकाता है। बोले क्या हो गया? तो बोले वो कुछ नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस चलती नहीं।
फिर कैसा चलता है? तो बोले हम तीनों भाई मिलकर थोड़े थोड़े पैसे भेजते हैं और उनका घर बार जो है वो चला है। तो उनकी विशेषता क्या है? तो बोले जिसके घर में खाने के समय जाते हैं उसकी थाली देख के कितने दिन बाद उसको कौन सा रोग होने वाला है ये वो बता दें। अब उस जमाने में भी उसकी भी प्रैक्टिस नहीं चलती थी। तो इस चीज को इसलिए मैं आहार के महत्व को बताना चाहता हूँ। ये जो रोगस का आहार संभव बताया है उनका बड़ा गहरा अर्थ है। उस सब चीज को हमने समझना चाहिए, उस चीज को हमने देखना चाहिए। अभी कई बार ये फास्ट फूड की बात होती है, तो मैंने बोला ये फास्ट फूड का क्या अर्थ है? तो बोले कुकिंग के लिए समय कम लगता है इसलिए फास्ट फूड। फिर मैंने उल्टा शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया कि इसका अर्थ जो पुराना है वो स्लो फूड होना चाहिए। स्लो फूड नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं बच्चों से कहा था, कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्लो फूड फेस्टिवल, तो बहुत वहां पर उसकी चर्चा हुई। स्लो फूड फेस्टिवल क्या किया? वो चूल्हा लगाया और उस पर सब पकाया उसने, और बड़ा स्वाद अलग था उसका, बड़ा स्वाद अलग था। तो ये फास्ट फूड यानी स्लो फूड से फास्ट फूड क्यों आया? क्योंकि हमारे जीवन की गति बढ़ गई, हम किसी चीज के पीछे दौड़ने लगे, उसके कारण ये महत्वपूर्ण चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं बचा, इसलिए फास्ट फूड का जमाना है। अभी फिर से स्लो फूड का जमाना आ रहा है, उसके लिए अब ये मिलेट्स वगैरह सब जो चल रहा है ना, आप देखेंगे ये इससे फास्ट फूड बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये जितनी भी रेसिपीज है, ये उसके लिए एक पाक शास्त्र नाम का अलग से शास्त्र हमारे यहाँ रहा है, और मैंने बीच में देखा कि उसकी कितने पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। 1800 पांडुलिपियाँ आती है, आयुर्वेद के बाहर है, मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पाक शास्त्र। तो उसमें से कुछ मैंने देखी बड़ौदा के इसमें जाके, तो एक ही किताब में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन 2500 आप कल्पना कीजिए। आप किसी भी होटल की लिस्ट में 2500 नहीं है, या सब होटल मिला के भी 2500 होगी कि नहीं लखनऊ के, मैं जानता नहीं। ये सिर्फ मैं नॉन वेजिटेरियन, इतना रिच जो फूड कल्चर है वो हमारा रहा है, जो आज कहीं खो गया है ये फास्ट फूड के इसमें। इसलिए प्रिपरेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये भी नहीं है कि फास्ट फूड यानी जो हम घर का खाना खाते हैं वो बहुत ही नीरस है, ऐसा भी नहीं है। ये भी नहीं है कि उसमें पदार्थ नहीं है, उसमें बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो उसको हमने देखना चाहिए। लेकिन नजरिए में बदलाव, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखा कैसे जाता है। तो पहले जो था ये अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते थे, अब वो अर्ध ब्रह्म भी नहीं था, अब तो वो खाने की चीज हो गई, जोमेटो से आती है। ब्रह्म कभी जोमेटो से आ सकता है क्या? वो तो घर में पकाया जाता है, उसके भोग चढ़ाए जाते हैं, माता पकाती है या बीवी पकाती है, तब जाके वो ब्रह्म होता है। देखने का नजरिया बदल गया है। महाभारत में किसको कौन सा काम देना है इसकी लिस्ट है, युधिष्ठिर को उपदेश है, और उसमें ये उपदेश है कि महानस कहते हैं अपने रसोई को, उसमें बताया गया है कि मातुर तद्यात महानस, महानस की जिम्मेदारी राजमाता को दी जाती है, पट्टरानी को नहीं। इसके पीछे की भावना समझनी चाहिए। तो ये सब हम करेंगे तब जाके वो पूर्ण ब्रह्म होगा, नहीं तो फिर ये जोमेटो से ही आने वाला है, हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो भोजन था वो यज्ञ कर्म होता था, कहा भी जाता है कई पुराने श्लोकों में, या हमारे जो छोटे छोटे मुहावरे कहावतें हैं उसमें उसको यज्ञ कर्म कहा गया। अब यज्ञ कर्म कैसे होता है? तो सुबह उठे बिना धोए वहां जाके बैठ गए और खा गए, कभी यज्ञ कर्म होता है क्या? उसके लिए एक मिनिमम शुचिता चाहिए, आप कम से कम नहाने चाहिए, धूत वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाने, तब जाके वो यज्ञ कर्म होगा। तो ये जो हमारा उसको देखने का जो नजरिया है, एक शब्द के कारण जो बदलता गया, उसको हमको आहार के बारे में समझना चाहिए। हमारे जो त्योहार है और भोजन के नियम है और भोजन का प्रमाण है, इसको भी हमने देखना चाहिए। अब ये मैं फिर से ऊर्जा पे आता हूँ। आज के तारीख में हमको सभी फल सभी सीजन में मिलते हैं, दिल्ली में तो मिलते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है, कभी भी जाओ कुछ भी मिलता है।
अब ये कैसे संभव हुआ? ये उगते नहीं है उस समय, ये प्रिजर्व होके रखे गए। अब फिर आयुर्वेद कहता है कि ऋतु के अनुसार फल खाओ, ऋतु के अनुसार सब्जियां खाओ, उसका क्या हो गया? वो संभव नहीं। आज आइसक्रीम 12 महीने 24 काल मिलता है, कभी भी जाए, कहीं पर भी जाए, सभी जगह। अब हम खाएं क्या? नहीं खाए, क्योंकि हम खाते हैं इसलिए दुकान चलती है। तो इसको भी हमने ठीक ढंग से समझना चाहिए। उसमें भी दो प्रकार मेरे को ध्यान में आए। किसी फूड टेक्नीशियन ने बताया मेरे को, मैंने बोला ये फ्रोजन डेजर्ट क्या चीज़ है? क्योंकि एक तो आइसक्रीम है, वो तो समझ रहा है, बचपन से देख रहा हूँ, ये फ्रोजन डेजर्ट क्या चीज़ है? लिखा रहता है। तो बोले इसमें दूध नहीं रहता। मैंने बोला क्या रहता है? तो वनस्पति तेल रहता है। तो देखिए हम खा क्या रहे, बोल क्या रहे, दिख क्या रहा है। और फिर उसने बताया, फिर मैंने ढूंढा फ्रोजन डेजर्ट, तो वो बोलते हैं कि नहीं, फ्रोजन डेजर्ट तो खाना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम जहाँ पर भी जाते हैं, आप देखिए, इसलिए मैं अब आजकल कहीं पर भी ये रिसेप्शन में जाता हूँ और आइसक्रीम रहा गर्मी के दिनों में भी, तो देखता हूँ आइसक्रीम लिखा है कि फ्रोजन डेजर्ट। उसने बताया मेरे को कि आइसक्रीम में आइसक्रीम लिखा रहता या फिर ये लिखा रहता वो फ्रोजन डेजर्ट। वो झूठ नहीं लिखते, हम पढ़ते नहीं, समस्या हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए। और फिर आते हैं भोजन का प्रमाण। मैंने संक्षेप में बता दिया, आधा भोजन करो। अब वो दिन में करो कि रात में करो। अब दोनों खानों में कम से कम 4 से 4.5 घंटे का अंतर चाहिए। अब हर एक की पाचन शक्ति अलग है, वो प्रकृति के अनुसार है। प्रकृति यानी आयुर्वेद के प्रकृति के अनुसार। उसके आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, आप आपकी प्रकृति कभी भी जान सकते, कोई भी वो डाउनलोड कीजिए और आपको आपकी प्रकृति जान लेंगे। उसके साथ में आपके डाइटरी एडवाइस भी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप देखेंगे, इसका यदि उपयोग करेंगे, तो आपकी जिंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग की तरफ बढ़ते जाएगी। और ये जो हम सुबह उठ के पूछते हैं कि भाई पचा कि नहीं पचा, उसके भी उत्तर जो है वो आपको मिलने लगेंगे। ये वामकुक्षी शब्द है आयुर्वेद में। भोजन के बाद में एक नैप लेनी चाहिए, आफ्टरनून नैप। अब वो टेबल पे लेनी चाहिए कि आड़े होके, इसके बारे में मतांतर हो सकते हैं, लेकिन लेनी चाहिए। और उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, जिनको शाम के बाद में काम करना है। और जो हमारा कार्य है, वो जो कार्य है उसको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मेरे से ज़्यादा सब लोग जानते हैं। वो यदि आपको आनंद दे रहा है तो आप थकेंगे, वो यदि आपको आनंद नहीं दे रहा है तो आप जरूर थकेंगे। इसलिए ये दो चीज़ों को, यानी उससे आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर से आत्मा प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, इंद्रिय प्रसन्न है कि नहीं है, ये आपको काम करते समय भी पूछते रहना चाहिए। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि वो कई जो नए बच्चे हैं वो जॉब चेंज करते हैं, वो सिर्फ जॉब ही चेंज नहीं करते, वो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं और बहुत पैसे कमा के वो बाद में छोड़ देते हैं। और वो जो जीवन शैली है वो इतनी साधारण है, बाकी की जो जिंदगी जो मन में उनको जिसमें आनंद आता है उसमें वो काम करते रहते हैं। मैं बीच में लेह लद्दाख गया था, तो वहाँ पर मुझे एक जगह वो बाइकर की एक टोली मिली। वहाँ पे एक जो गाड़ी दिखी, मेरे को AP नंबर दिखा उसमें, मतलब ये आंध्र प्रदेश का है। इसलिए मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो बोले मैं लेह में रहता हूँ। लेह में ये नहीं, बोले वो वहाँ के हैदराबाद। तो वहाँ क्या करते हैं, तो बोले होटल चलाता हूँ। एक वहाँ से हैदराबाद से निकल के यहाँ, तो मैंने बोला फिर घर परिवार नहीं, बोले वो सब है, वो आते जाते रहते हैं, बीवी यहीं पर रहती है, बाकी बच्चों को वहाँ रहता है। मतलब क्यों? तो बोले कुछ नहीं, IT में था, वही स्टोरी, बहुत पैसे कमा लिया, विदेश में था, विदेश में था, लेकिन उसमें मन नहीं। ये इसमें ये होटल में कैसे क्या आ गया? तो बोले मेरे को जाना था होटल मैनेजमेंट में, और वो मेरे को मार्केट में मिल गई कि पिताजी ने मेरे को डाल दिया इंजीनियरिंग में, और मैं इंजीनियर बन गया। बुद्धि तो थी, वो करियर उसमें बनता गया, इतना पैसा कमाया उसने। वो फिर आधे में छोड़ के एट द एज ऑफ 42-43 तो लेह में आके होटल चला। इतना ज़्यादा जो जिंदगी में बदलाव है उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। बच्चे लोग हमारे कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, किधर इन्हें पानी का बहाव किधर है, ऐसा मेरे मन में कई बार प्रश्न रहता है। इसलिए जो कार्य और कार्यशैली और कार्य क्षमता, इसकी हम जब बात करते हैं तब पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे आनंद उसमें
नहीं मिल रहा है। अभी ये रात्रिचर्या निद्रा का समय मैंने पहले बता दिया, लेट सोते हैं हम लोग, उसमें भी अभी लाइट के बारे में भी मैंने बता दिया। अभी कितने समय तक टीवी देखना चाहिए और कितने समय सोते, कितने समय तक वो मोबाइल को देखना चाहिए, यहाँ आपको निश्चित करना है। उसके दो सामान्य नियम। उम्र के हिसाब से जो चीज़ हम देखते हैं उसका जो हमारे ऊपर जो परिणाम होता है हमारे मन पर, वो अलग अलग होते जाता है और उसकी हमारी रुचि भी अलग अलग होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए बढ़ती है, कुछ चीज़ों के लिए कम होते जाती है। अभी यदि किसी की उम्र 50 के आसपास है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, और वो यदि रात को सोते समय जो हिमाचल में भूस्खलन होता है वो सब देख के सो रहा है, तो कैसे नींद अच्छे से आएगी? उसकी उम्र 50 है, उसकी माँ जो है वो मेनोपॉज के कारण वैसे ही परेशान है, अब वो देख के वो सो रही, नींद नहीं आती, फिर सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता, उसका असर काम पर होता है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे नींद के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी नींद अच्छे से होने के लिए जो भी कुछ करना है, पाँव को तेल लगाइए, 7 बजे के बाद में टीवी मत देखिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सब जो नमस्कार चमत्कार रहे थे पहले निपटा डालिए, बंद करके सो जाइए। तो ये सब हमारे उम्र के हिसाब से जो बदलाव है वो तो हमको समझना है कि हमको करना क्या है। तो ये जब हम करेंगे तभी हमारी जो निद्रा है वो ठीक से रहेगी, और निद्रा यदि ठीक से है तो दूसरा दिन ठीक से रहेगा। यदि हमको डर के कारण हम उठ रहे हैं, उस मन में विचार आके उठ रहे हैं, कुछ विचार के कारण नींद नहीं आ रही, 8 घंटे की नींद नहीं हो रही, हम लोग बहुत ज्यादा खर्राटे ले रहे हैं, इसलिए बाजू वाले को छोड़िए, हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही, स्लीप एपनिया बोलते हैं आजकल। वजन घटाने की जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की नहीं है, मेरी है। तो इन सब चीजों को इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अपने शरीर से बात करना सीखिए, समस्या क्या है वो बता देगा, हम यदि उसको पूछते हैं तो इसलिए ये निद्रा का समय और दूसरा निद्रा की गुणवत्ता। अब इसका और एक कारण है कि हमारे शरीर में एक घड़ी चलती रहती है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, और वो सूरज के साथ जुड़ी हुई है। अब उसको हम कुछ नहीं करते, उसको चांद के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो निसर्ग है, तो वो सूरज के साथ ही जुड़ी है। आप यानी कुछ प्राणी छोड़ दिए तो पूरी दुनिया जो है वो सूरज के साथ जाती है, पशु पक्षी भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। जैसे उसका सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में हमें हमारे कार्यकलाप खत्म करके सो जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट के कारण हमें 4 घंटे और आगे चलते रहता है। तो इसलिए ये जो क्या कहते हैं इसके, ये जो निद्रा के बारे में जो सोच है हमारी, वो भी थोड़ी बहुत हमारी बदलनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से जो भी चीजें हैं ये बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से समझनी चाहिए। तो मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में एक बहुत यानी अभी का नहीं है, वो काफी दिनों से लोग काम करते रहते हैं कि किस समय शरीर में क्या होता है। इसकी बड़ी मजेदार जानकारी, इस सुबह 2 बजे 2 AM ये हमारा डीपेस्ट स्लीप का समय होता है। इसलिए जो एक्सीडेंट भी होते हैं ना रास्ते पर, वो उसी समय में होते हैं, क्योंकि झपकी आ जाती है। वो कहानी ऐसी रहती है कि झपकी आ गई और वो चालक का नियंत्रण छूट गया और वो टकरा गई वगैरह। तो ये 2 AM ये सामान्य रूप से सबका ये है। 4:30 बजे जो है सुबह, वो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर सबसे मिनिमम रहता है 24 घंटे में। अब ये 6 बजे जो है वो हमारा बीपी दिन भर में सबसे ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर। इसलिए हार्ट अटैक का वो सबसे ज्यादा आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो मॉर्निंग आवर्स में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो उस समय से सब चालू हो जाता है। तो 7:30 बजे ये नींद के लिए जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन हमारे दिमाग में चाहिए, हमारे भेजे में चाहिए, ब्रेन में चाहिए, वो बंद हो जाता है। तो 7:30 के बाद हम ऊँग रहे, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि शरीर ने तो उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो जुड़ा ही सूरज के साथ है। जैसे सूरज उगता है वो बंद हो जाता है, और यानी निद्रा की जो नैसर्गिक स्थिति है उसमें ये हो जाता है। उसमें 8:30 बजे के बाद में हमारे आंखों की हलचल में गति बढ़ती है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए वो जो हमारा समय है ना,
वो ब्रेकफास्ट का या भोजन का वो जो 11 बजे के पहले खा लो भाई, ये जो है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से दिन में 2 ही बार खाना है, वो ब्रेकफास्ट वगैरह की बात करता ही नहीं। एक बार सुबह खा लो, एक बार शाम को खा लो, बाद में वो बीच में ब्रेकफास्ट लो वगैरह, ये सब जो यानी आज का जो दीक्षित डाइट है ना, या जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो मामला है 8 बजे 8 घंटे और 16 घंटे वाला, वो एक्चुअली आयुर्वेद का नियम है। उसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से आप यदि ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा आपको। 10 बजे सुबह सबसे ज़्यादा हम अलर्ट रहते हैं, और इसीलिए हमारा ऑफिस का समय 9:30-10 से शुरू हो जाता है, वो सबसे अलर्ट समय माना जाता है। 3 बजे के बाद में देयर इज ए ड्रॉप इन अलर्टनेस। वो सब आप लोगों का मेरे से ज़्यादा अनुभव है, उसके लिए कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। 5 बजे लेकिन हमारी जो मसल स्ट्रेंथ रहती है वो दिन भर में सबसे ज़्यादा रहती है, तो और उस समय हार्ट का रेट भी बढ़ता है क्योंकि मसल स्ट्रेंथ ही ज़्यादा रहती है। 6:30 बजे भी फिर से, यानी सुबह 6 बजे हम लोगों ने देखा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे शाम को 6:30 बजे भी बढ़ता है। वो घर में जाने के कारण नहीं बढ़ता। कई लोग बोलेंगे कर गया और वो बस चालू हो गया, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। 7 बजे शाम को हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, वो बहुत आप काम से थक गया है इसलिए बढ़ा नहीं है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। और 9 बजे से हमारे जो नींद के लिए आवश्यक मेलाटोनिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। 10:30 बजे हमारी जो आंतों की गति शुरू हुई थी, 8:30 बजे वो मंद होती है। अब आप फिर भी डिनर के लिए जाते हो तो कौन क्या करे, और फिर वो जीर्णा निरूपण तो वो तो बोलेगा ही कि अजीर्ण हो गया, खाए 10:30 बजे के बाद है जब आंतों की गति नैसर्गिक रीति से कम हो। अब ये मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो साइंस ने जो ढूंढ के निकाला है उसकी मैं बात करता हूँ। और हमारी एक्टिविटी तो कम होती है 3 बजे से, लेकिन हमारे शरीर और मन का और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये 2 को 2:30 बजे सबसे अच्छा है। तो इसलिए मीटिंग का जो टाइम है वो उस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं उसके लिए। अब ये सद्वृत्त नाम की एक चीज है, ये सद्वृत्त जो चीज है, ये तो मैंने दिनचर्या क्या करना चाहिए नियम उसके लिए बात की। ये है बिहेवियर फॉर ट्रूथ। वृत्त यानी बिहेवियर, और सद यानी आप सत्य और असत 2 शब्दों को जानते हैं। तो हमारी जिंदगी हमने मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसी जीनी चाहिए, उसके बहुत सारे लंबे चौड़े नियम, मैंने तो इसमें बहुत कम लिए हैं। अब इसके बारे में भी जब हम मानसिकता की हमारी या विचार की बात करते हैं तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ये जिसने भी वो षड्रिपु ढूंढ के निकाले हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसको षड्रिपु कहते हैं हमारे इसमें, वो जीनियस होना चाहिए, क्योंकि आज तक इतने हजारों साल हो गए 7वां रिपु नहीं मिला। यही है हमारे जो शत्रु है, रिपु यानी शत्रु, ये जो शत्रु है, यही 6 जो चीजें हैं वो हमारी शत्रु है। और उसके बारे में भगवत गीता में भी उन्होंने उसका जो सीक्वेंस है, ये भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इवेंट का एक सीक्वेंस दिया है, उसको बाकी आप छोड़ दीजिए, उसमें का अध्यात्म जो है वो आप देख सकते हैं। मेरी दृष्टि से, वैद्य की दृष्टि से तो मैं यही बोलूँगा कि ये उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इवेंट का एक सीक्वेंस दिखाया है, उसको हम लोगों को ठीक से देखना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे उन्होंने ये दिए हैं, और ये सद्वृत्त का पालन क्यों करना चाहिए, तो हमारे जैसे भारत के परंपरा में कहते हैं कि इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए ये करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। समाज में विचरण करते समय हमारे बारे में किसी के मन में तिरस्कार न निर्माण हो, इसके लिए सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। अभी वो बहुत छोटी छोटी चीजों की बात करता है कि सभी कर्मेंद्रिय मल मार्ग निर्मल रखे, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन वो ये भी कहता है कि न पीड़येत् इंद्रियाणि न चैतान नयति लाभ,
इंद्रियों के बारे में वो बात करते हैं कि भाई इंद्रियों को बहुत ज्यादा पीड़ा भी नहीं देनी चाहिए और बहुत उसके लाड़ भी नहीं करने चाहिए। दोनों चीज शरीर के बारे में होता है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय होना बताया, वो इंद्रिय है, वो इंद्रियों की ये बात करता है। वो बोल रहा है कि उसको ज्यादा तकलीफ भी मत दो। अब हम आजकल स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, ये क्या है? हमारे नेत्र इंद्रिय का अत्याचार है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आवाज में हम लोग को डीजे लगा के गाने सुन रहे हैं, ऐसा मतलब सुन सकते। ये जितने ज्यादा क्रीम लगाओगे वो त्वचा इंद्रिय जो स्पर्शन इंद्रिय उसके ऊपर अत्याचार है और उसका बहुत ज्यादा लालन भी नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे बोलना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी है। काले हितम हितम ब्रूया विसंवादी पेशम, समय अनुकूल हितकर, संक्षेप में, अविसंवादी यानी खुद को कॉन्ट्राडिक्ट न करते हुए मोहक और सत्य बोलना चाहिए, ऐसा ये बोलने के बारे में कहते हैं। अब संवाद कैसे शुरू करना चाहिए, ये तो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आपकी काफी सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में ये कहता है कि पूर्वाभिभाषी सुमुखा, खुद संवाद शुरू करे और वहां भी प्रसन्न मन रखे। ये खुद संवाद शुरू करने का कम्युनिकेशन स्किल में बार बार कहा जाता है कि आप क्यों नहीं शुरू करते, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर हियर। तो ये सद्वृत्त में आ रहा है, आयुर्वेद के ग्रंथ में से आ रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि विमुखान नार्थ कुर्यान नवमन ये नाक्षिके, यानी जरूरतमंद की सहायता करे, और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान नहीं करें, ये वो कहता है। अभी ईर्ष्या या मत्सर, मेरे साड़ी से तेरी साड़ी सफेद क्यों, ये तो हमारे ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट में से इतनी बार उसके बारे में कहा जाता है कि हमारी सोच भी वैसे हो जाती है। और ये मत्सर जो है, ईर्ष्या जो है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, बच्चों का भी बन जाता है। तेरे से हम लोग बोलते ही है उसको कि अरे तेरे से उसको 1 मार्क क्यों मिला, अरे क्या होना यार, 1 मार्क ज्यादा मिला तो कौन सा फर्क पड़ता है, ये हम कभी नहीं बोलते। हम बताते ही उसको, अरे वो तो इतने गेम खेलता है, वो तो डांस कर लेता है, वो तो कराटे में जाता है, वो कौन, अभी ये नहीं है ना इसको। लेकिन हम उसके कंपैरिजन करके ईर्ष्या मन में उत्पन्न करते हैं हमारे बच्चों, और इसी दौड़ धूप के जब हमारे भी जो कलीग्स है उसके बारे में इसका प्रमोशन हो गया, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, फिर उसके बारे में एलिगेशन ये वो बाकी सब जो चीजें उससे होती है। उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है कि हेता विषेर न तु फले, इतना ही बोला है उसने छोटा। इसका कारण वो कहते हैं कि किसी का मत्सर न करे, यहाँ तक तो ठीक है, वो तो सभी बोलते हैं, वो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, सभी धर्म गुरुओं ने लिखा है। वो आगे कहता है कारणों का अनुसरण करिए, जिस कारण वो बढ़ा है उसका अनुसरण करिए, उसकी ईर्ष्या करके मत बैठिए। वो आगे जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, इन कारणों को देखिए और उसका अनुसरण कीजिए, ऐसा वो कहता है। और एक कहता है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो बोलता है कि अनुज्ञाता सुवार्तान, यानी जो अच्छी न्यूज है उसको स्प्रेड करें। और हम अच्छी चीजों की चर्चा कम करते हैं, और जो वो न्यूज उसी को बोलते हैं ना, यानी कुत्ते ने आदमी को काटा ये न्यूज नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा ये न्यूज है। तो चर्चा किसकी हमने करना चाहिए, तो अच्छे चीजों की हमने करना चाहिए, यह भी बताया गया है। अब इसमें दोस्ती किससे करनी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। अब इसमें कल्याण मित्र नाम का शब्द है, भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवेते सर्वदा। अब ये कल्याण मित्र कौन है? ये कल्याण मित्र वो है मेरा मित्र कि जिसको जो मेरे कल्याण की आशा रखता हूं, जो मेरे सुख दुख में सहभागी हो, जो मेरी प्रगति होने के बाद मुझसे ईर्ष्या न करता हो, वो मेरा कल्याण मित्र है। ऐसे से मित्रता करनी चाहिए, और जो इसके समान नहीं है उससे दूर रहना चाहिए, उससे अंतर रखना चाहिए, ये अभी से बता रहा है। लेकिन मैं आयुर्वेद के बारे में बता देता हूँ आपको कि आयुर्वेद है ही मैत्री के लिए। यानी शुरू में आयुर्वेदावतरण का जो इतिहास है उसमें वो बताते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय जब वो सब ज्ञान लेकर आए तो वो किस लिए आए, तो अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु, ये मैत्री पर आयुर्वेद,
ये आपका दोस्त है, ये तो वैद्य से दवाई लेने के लिए है नहीं। इसमें जो बाकी चीजें हैं, आप यदि उसको मित्र समझेंगे तो जरूर वो आपकी मदद करेगा। ये पहले से ही कहा गया है कि यह जो है ये मैत्री पर पुण्यतम है, आयुर्वेद है। ये पुनर्वसु लेके आए और वो शिष्येभ्यो दत्तवान शर्या, 6 शिष्यों को उन्होंने दिया, ऐसे आगे का। और किस लिए? सर्वभूतानुकंपया, सभी भूतों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, प्यार के लिए ये सब दिया गया है। इसलिए मैं कई बार बच्चों से जब बात करता हूँ उनको बोलता हूँ कि एथिक्स के बारे में आयुर्वेद में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक ही लाइन का है, पुत्रवत आचरण। पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करो, ये मेरा पुत्र है, मैंने कोशिश की 10 साल, बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ, खुलेआम बता रहा हूँ आपको। ये एक लाइन के लिए मैंने 10 साल लगाया कि सामने वाला व्यक्ति मेरा पुत्र है, ऐसा यदि मैं भाव रखता हूँ, जब रखता है, जिसके लिए कोशिश भी करनी पड़ती है, जिसके लिए आयुर्वेद कहता है, उसके और मैं जब एक्सरे के लिए या पैथोलॉजी के लिए भेजता हूँ तो मैं कभी भी कमीशन नहीं मांग सकता, मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया मैं मेरे बेटे को भेजूंगा तो क्या उसको बोलूंगा क्या 10% मेरे को दे? तो इसलिए आयुर्वेद एथिक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो जो बात करता है सटीक करता है, वो यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में लाता है तो उसके जैसी कोई चीज नहीं। अभी जब हमको हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है तो उसका नियम क्या है? तो आज हमने व्याख्यान सुना और कल से बदल गए, ऐसा तो होता नहीं। तो उसका उन्होंने नियम बताया है, पादेनापत्थम अभ्यस्तम पाद पादेन वाक्य, पाँव 25%, इसको आप अच्छी चीज को 25% लाइए, बुरी चीज को 25% छोड़िए, फिर इसको पाद पादेन ऐसे 25% करते हुए और 25% कर उसको निकालते हुए आप आपके आदतों में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वो आज भाषण दिया, कल सुना और कल से बदला और कल से मैं ये करूंगा, और ये जो किसी जन्मदिन के दिन मैंने ये निश्चित किया, और ये सब जो बातें रहती हैं वो आयुर्वेद को मान्य नहीं। वो कहता है इसको स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए यदि आपको आपके जीवन में बदलाव लाना है। और भी कहीं उन्होंने चीजें बताई कि पूरे कर झगड़े मत निकालो, यहाँ भी बता दिया। यानी हमेशा वो स्वास्थ्य के बारे में ही बात नहीं करते, वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं। और न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः भवेत्, इसका मतलब सभी पर पूरा विश्वास भी मत रखो और सभी पर पूरा अविश्वास भी मत रखो, उसमें संतुलन रखिए। हम लोग सब अभी ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, और पुलिस थाने में तो जो आता है वो यही समझ के आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, और इससे उल्टा डॉक्टर का आता है कि डॉक्टर के सामने वो बैठ गया, उसने बोला मेरा सर दर्द है, तो डॉक्टर कभी ये नहीं पूछता, उसके मन में ये शंका नहीं आती कि सर दर्द है कि नहीं है, वो तो पहले जांच लेता है। तो इन सब चीजों से सामान्य ये जो बाकी जो हमारे जीवन में हमने दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। मैंने बताया कली वैरस्या, पूरे तरह झगड़े मत निकालो, जैसा चलता है चलने दो। बहुत सारी लंबी लिस्ट है उसकी और बहुत सुंदर है मित्रों। अभी इसके बाद तो धन्यवाद है, लेकिन एक चीज के बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। वो हमने जीना कैसे चाहिए इसके बारे में तो हम विचार करते हैं, लेकिन हमने मरना कैसा है इसका भी हमें विचार करना चाहिए। इसलिए उसको अंग्रेजी में लिविंग विल बोलते हैं। हम बिल जो करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी का करते हैं, हमारे गहनों का करते हैं, हमारे पैसे का करते हैं, हमारे बाकी सब चीजों का करते हैं। हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, सबकी तो होनी है, इसके बारे में कोई लिखित रूप से हम लोग लिख के नहीं रखते हैं। उसको कहते हैं लिविंग, कि मुझे ये यदि बीमारी हुई तो किस हद तक मुझे ट्रीटमेंट देनी है। अब आज हम देखते हैं कि उसके पास यदि इंश्योरेंस है या उसके बेटे के पास इंश्योरेंस है और वो यदि है तो सब नलियां डाल के हमको रख देते हैं। वो डॉक्टर को भी मालूम रहता है जिंदा नहीं रहने, इसकी उम्र होती, लेकिन वो निर्णय कोई नहीं लेता। इसका निर्णय हमारी जब सभी क्षमताएं अच्छी है तब हमने लिख के रखना चाहिए कि मुझे इसके बाद कभी भी वो नलियां डाल के और वेंटिलेटर पे डाल के जिंदा रखने की जरूरत नहीं, यदि इस जीवन की आगे कोई सार्थकता नहीं है तो। अब ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, इसलिए हम लोग सब जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा
हमारा मृत्यु कैसा हो इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। और इसके बारे में भी जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो मृत्यु के बारे में भी सोचना चाहिए। बड़े ही निरोगी अवस्था में, मन निरोगी अवस्था में सोचना चाहिए। हर एक की अपेक्षा अलग हो सकती है। कई रहते हैं, अभी मेरे को एक सज्जन मिले थे, उनको किसी कारण से उन्होंने बोला था मेरे को 2 साल पहले, उनको वो अयोध्या में वो मंदिर का जो निर्माण है वो देखना है। वो 96 थे तब मेरे पास आए थे, बोले मेरे को दवाई दे, मेरे को वो देखना है। अब उनकी श्रद्धा है, अभी भी है, वो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, वो बराबर वहाँ पर। ऐसे हर एक के कुछ कुछ काम रहते हैं, कुछ कुछ अपेक्षाएं रहती है, कुछ ये रहती है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका भी विचार हम लोगों ने जीवन का विचार करते समय और स्वास्थ्य का विचार करते समय हम लोगों ने करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा समय शायद ज़्यादा लिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे बुलाया फिर से एक बार, धन्यवाद।